नमस्कार सभी को। दोस्तों, अक्सर हम लोग अंबानी अडानी का नाम सुनते हैं कि कैसे देश के चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, सरकारी जमीनें हों, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, टेंडर हो, सब कुछ कुछ मुट्ठी भर बिजनेसमैन के हाथों में ये सरकार दे देती है। लेकिन ये नेक्सस केवल बिजनेसमैन और सरकार के बीच का नहीं है, इसमें बड़े बड़े बाबाओं का भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और ऐसे ही एक बाबा है हमारे रामदेव बाबा। सवाल ये है कि क्या किया इन्होंने। तो इन्होंने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोया है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज हाउस का जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है उसको लेके एक विवाद सामने आया है। एक ऐसा टेंडर जिसमें तीनों कंपनियां एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में पाई गई। पता है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है आचार्य बालकृष्णा, बाबा रामदेव के सबसे करीबी सहयोगी। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि सरकार ने जनता की करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जो धरोहर है वो बालकृष्ण जी के हाथों में दे दी, जिससे जनता की जेब और सरकार की तिजोरी दोनों का पैसा बालकृष्ण जी का अकाउंट भरेगा। कैसे भरेगा, क्या पूरा खेल है, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दरअसल हुआ ये है कि द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड सरकार ने मसूरी के पास जो एक जॉर्ज एवरेस्ट ई स्टेट है, जो एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक धरोहर है, उसका टूरिज्म डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपना था उसको। तीन कंपनियों ने इसमें बोली लगाई। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये तीनों कंपनियां किसी ना किसी रूप से बालकृष्ण जी ही कंट्रोल करते थे। यानी आप समझ रहे हैं, टेंडर निकालने का, बोली लगाने का केवल एक खेल खेला गया। एक ही व्यक्ति की तीन कंपनियां आपस में बोली लगा रही हैं और इवेंचुअली सारा टेंडर जो है वो बालकृष्ण जी को मिल जाता है। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या ये एक फेयर कंपटीशन है और राज्य की संपत्ति क्या एक ग्रुप के हाथों में सौंपा जाना ठीक है, वो भी इतने सस्ते में? अभी आप रेट का सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना सस्ता टेंडर दिया गया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। देखो, जो जॉर्ज एवरेस्ट ई स्टेट है या हेरिटेज हाउस है, ये 1832 में ब्रिटिश सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट ने मसूरी के पास इसका निर्माण करवाया था। और आज ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, एक टूरिज्म का बेहतरीन प्लेस है। यहाँ से आपको हिमालय की चोटियां, वहाँ के जो अद्भुत दृश्य है ना, वो बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। और 2019 से 2022 के बीच में एशियन डेवलपमेंट बैंक से उत्तराखंड सरकार ने लगभग 23 करोड़ का कर्जा लेके इस हेरिटेज साइट में कई सारी सुविधाएं विकसित की, जैसे म्यूजियम बनवाया, हेलीपैड बनवाया, कैफे बनवाया और एक साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म जिनको पसंद होता है उसको भी तैयार करवाया। आई होप अब आप इसकी वैल्यू समझ रहे होंगे। एक तो ये हेरिटेज साइट है, दूसरा सबसे बेहतरीन जगह पे है और लगभग 143 एकड़ में फैला हुआ है। और सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा लगा के अंतरराष्ट्रीय बैंक से कर्ज लेके इस जगह को और ज्यादा सुंदर बनाया, संवारा, यहाँ पे टूरिज्म के लिए नई नई चीजें विकसित की। लेकिन अब इसी जगह को मात्र 1 करोड़ रुपए के वार्षिक लीज पर यानी 8 लाख महीने के किराए के हिसाब से प्राइवेट कंपनी को, खासकर बालकृष्ण जी की कंपनी को उठा के सरकार ने दे दिया। और इसको देने के लिए बाकायदा टेंडर का खेल भी खेला गया। 2022 में पर्यटन विभाग ने टेंडर निकाला। तीन कंपनियां फाइनल चरण में पहुंचती हैं, जिसमें पहली है प्रकृत ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है भरुआ एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी है राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। और इन तीनों कंपनियों में कॉमन बात क्या है पता है? तीनों कंपनियां बालकृष्ण जी द्वारा कंट्रोल होती हैं। पहली दो कंपनी में इनका हिस्सा 99% है और लास्ट वाली कंपनी में बालकृष्ण जी की हिस्सेदारी 70% है। यानी अब आप टेंडर का पूरा खेल समझ गए होंगे कि तीन अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से थी, लेकिन मालिक उनका एक था। तो फिर यहाँ पे सवाल ये है ना कि आपको फिर टेंडर कराने की जरूरत ही क्या है? एक ही आदमी की तीन कंपनी है, तीनों अलग अलग बोली लगा रही हैं। बस देखो, पॉइंट ये है ना कि जनता की आंखों में धूल झोंकना, एक प्रोसेस कर दिया कि भाई हमने टेंडर निकाला था, लेकिन टेंडर की शर्तें ऐसी ऐसी रख देती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर इंसान की जो कंपनी है वही उसको फॉलो कर पाए और कोई कंपनी फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब सवाल ये है कि ये नेक्सस काम कैसे करता है। देखो, बहुत सिंपल है। नेक्सस बस किसी तरीके से जनता की जेब खाली करता है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। सरकार की तिजोरी से जो पैसा जाता है वो भी तो जनता का ही है। और जनता की जेब से जब आप उस टूरिज्म प्लेस पे घूमने जाओगे तो आपकी जेब से जो डायरेक्ट पैसा जाता है वो भी इनके अकाउंट में ही जाता है। अब आप सोचो, 143 एकड़ में ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी फैली है ना, इसका पहले साल का ही टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा का था और 1 करोड़ की लीज पे दिया है, मतलब 5 करोड़ का फायदा पहले ही साल। अब आप जरा इसको रिवर्स करके समझो। अगर टेंडर फेयर होता, अगर उसमें और भी कंपनियां होती, तो फिर जो लीज का रेट है जो अभी 1 करोड़ पे सरकार ने दिया है, ये बढ़ के और ऊपर जाता 1.5 करोड़, 2 करोड़। लेकिन नहीं, सस्ते से सस्ता टेंडर देना था ताकि मैक्सिमम बचत जो है वो उस पर्टिकुलर इंसान की हो सके जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। और लूट केवल टेंडर तक थोड़ी सीमित है, आपको ये टेंडर तक लूट के थोड़ी मान जाएंगे, इनको फिर जनता को डायरेक्टली भी लूटना है। आप सोचो, इस प्रॉपर्टी हेरिटेज में बच्चों की एंट्री के फीस 100 रुपए है, 12 साल से ऊपर के हैं आप तो 200 रुपए, 4 व्हीलर की पार्किंग 200 रुपए। जो गाइड होता है, जो फिक्स्ड गाइड होता है, जो आपको म्यूजियम वगैरह और सारी चीजों को एक्सेस कराएगा, उसका चार्ज कितना है पता है? 1000 रुपए 4 घंटे के।
और लूट यही नहीं रुकता है, हेलीकॉप्टर राइड्स आप करते हो तो 5 मिनट के 5,000 रुपए। अब आप सोच के देखो, जेन्युइन क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या सरकार को इस पे कोई कैप नहीं लगाना चाहिए था कि आप टिकट इससे महंगा नहीं बेच सकते हो? मतलब बालकृष्ण जी का जितना मन कहेगा उतना आपसे लूट लेंगे टिकट के नाम पे, लेकिन टेंडर में ये कम से कम पैसा सरकार की तिजोरी में डालेंगे। कायदे से तो जिसको जनता का हेरिटेज पार्क होना चाहिए था, जहां एक रीजनेबल एंट्री फीस होती, रीजनेबल गाइडेड फीस होती, बट उसको एक प्राइवेट लग्जरी जोन में बदल दिया गया है। आप इसको रामदेव जी का प्रोजेक्ट वंतारा 2.0 कह सकते हो। और इसका जरा सा आप कानूनी एंगल भी समझ लो। देखो, कंपनी कानून के हिसाब से अगर किसी टेंडर में बोली लगाने वाली कंपनियों के डायरेक्टर आपस में जुड़े हैं तो टेंडर कैंसिल हो जाता है, ये कानून है। लेकिन यहाँ पे तो तीनों जो कंपनियां हैं इनका मालिक ही एक ही इंसान है, यानी साफ साफ टेंडर में रिगिंग हुई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन फिर भी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को वैलिड मान लिया, इस टेंडर को वैलिड मान लिया और बालकृष्ण जी के हाथ में ये पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आइसोलेटेड मामला है, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ा खुलासा है। दरअसल क्या है कि जनता को लगता है कि डायरेक्टली उनको नहीं फील होता कि उनकी जेब से क्या जा रहा है, तो इसलिए इतना जनता रिएक्ट भी नहीं करती। और फिर सरकार, बिजनेसमैन और अब तो ये बाबाओं का भी ट्रेंड है, ये लोग अपना नेक्सस बना के करोड़ों अरबों हमारी आपकी जेब से लूट ले जाते हैं, सरकारी तिजोरी खाली कर लेते हैं। भारत के कई राज्यों में हम देख चुके हैं कि बड़े टेंडर और प्रोजेक्ट कुछ चुनिंदा समूहों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, चाहे वो फिर धारावी का पुनर्विकास प्रोजेक्ट हो जिसमें शर्तें बदलकर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। मतलब टेंडर भरने के लिए शर्त ही ऐसा रखेंगे कि केवल उस पर्टिकुलर इंसान को ही फायदा हो पाए, वही टेंडर भर पाए। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी शर्तें रख दी गई ताकि बाहर की कंपनियां टेंडर में टिक ही ना पाए। और अब जब हम बालकृष्ण जी की बात कर ही रहे हैं तो जरा बाबा रामदेव जी को भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बाबा रामदेव को आप कैसे जानते हैं? 2014 से पहले एक समाज सेवी, एक योग बाबा के रूप में उन्होंने अपनी इमेज बनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पेट्रोल के खिलाफ बोलते थे, आंदोलन तक में बैठे थे। और जब लोकप्रियता कमा ली, सरकार अपने मन मुताबिक आ चुकी है, तो बाबा रामदेव लाला रामदेव में बदल गए। 2014 से पहले यही बाबा देश में योग कराते कराते ये भी बताते थे कि अगर सरकार बदल जाए, अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाए, तो पेट्रोल आपको कितना सस्ता मिल जाएगा, आपके अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा, लोगों को कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दरअसल बाबा जी ने ये स्कीम खुद पे अप्लाई की। 2014 के बाद इनके कंपनी का, पतंजलि का जो टर्नओवर था वो करोड़ों अरबों में बदल गया। ये देश की तस्वीर बदलने चले थे, लेकिन फिर ये अपनी ही तस्वीर बदलते रह गए। पहले जनता का भरोसा जीता गया, फिर उसको पैसे में बदला गया। और बाबा जी का ऐसा थोड़ी है कोई एक बिजनेस है, अब योग तो बहुत पीछे आता है। पतंजलि आयुर्वेद, FMCG प्रोडक्ट्स, बॉटल्ड जूस, नूडल से लेकर टूरिज्म तक बाबा जी सब कुछ बेच रहे हैं। यानी योग और आयुर्वेद के नाम पे जो भरोसा कमाया था उसको प्योरली कमर्शियल एम्पायर बिल्डिंग के लिए बदल दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, ये मामला पब्लिक के साथ धोखे का है। आप सोचो, जब एक हेरिटेज साइट को इतने सस्ते में प्राइवेट हाथों में बेच दिया जा रहा है तो फिर जनता की पहुंच बहुत सीमित रह जाती है। सभी फैसले अब मुनाफे पर आधारित हैं, ना कि संरक्षण पर, संस्कृति पर या जनता की सुविधा पर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मॉडल रोका नहीं गया, ये जारी रहा, तो आने वाले वक्त में हमारे मंदिर, किले, दूसरी जो भी धरोहर है, सबको एक प्राइवेट रिजॉर्ट बना दिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट तो हुआ है सीधे उत्तराखंड सरकार की निगरानी में। इसीलिए सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे उठ रहा है कि उन्होंने इस टेंडर की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाई। क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? क्या सरकारें जनता की संपत्ति को सुरक्षित रख रही हैं, या कुछ मुट्ठी भर बिजनेस समूहों के हितों के लिए जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया भर में हेरिटेज टूरिज्म को लेके सरकार और प्राइवेट सेक्टर में साझेदारी रही है, लेकिन इसके साथ साथ पारदर्शिता और चेक एंड बैलेंस भी रहा है। चीन से लेकर यूरोप तक कई ऐसे मॉडल हैं जहां पे सार्वजनिक संपत्ति को निजी निवेशक चलाते हैं, पर वहां पे नियम इतने कड़े होते हैं कि जनता का नुकसान नहीं होता। यूरोप में तो आप समझ लो, कल्चरल प्रॉपर्टीज कभी भी एक ग्रुप को नहीं दिया जाता, मोनोपोली नहीं होने दी जाती। भारत में अगर ऐसे ही विवाद आते रहेंगे तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर को भी ये मैसेज जाएगा कि यहाँ पे जो टेंडरिंग सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और भारत की जो टूरिज्म क्रेडिबिलिटी है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, इन दोनों को झटका लगेगा। तो उत्तराखंड में जो किया गया है, आप सोचो, उत्तराखंड की जनता के टैक्स के पैसे से इस ई स्टेट को, इस हेरिटेज साइट को निखारा गया, और उसके बाद जनता को अपनी ही धरोहर के लिए टिकट खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है, वो भी इतने हाई रेट पे। टिकट खरीदना गलत नहीं है, लेकिन टिकट का आप रेट देखो। 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका भी 100 रुपए ये लोग टिकट ले रहे हैं। अगर ये लूट नहीं है तो फिर आप बताओ लूट है क्या? और अब मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार को इस टेंडर को कैंसिल करके रीटेंडर कराना चाहिए, या आपको लगता है कि ये देश जो है वो अब इसी दिशा में जाने के लिए मजबूर हो चुका है, कुछ हो नहीं सकता? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।